हाँ, तो हम हेड के बारे में पहले HTML के बारे में एक लाइन हम फिर से बोल देते हैं। HTML सबसे टॉप मोस्ट टैग है जो प्रोग्राम के सबसे ऊपरी हिस्से में लिखा जाना कंपलसरी है। वो इसलिए कि हमारा वेब ब्राउजर प्रोग्राम हमारे इस फाइल को जब रीड करता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, तो ये हमेशा ढूंढता है कि सबसे टॉप में HTML लिखा हुआ है या नहीं। अगर है तो ये प्रोग्राम को रीड करता है, अगर नहीं है तो प्रोग्राम को रीड नहीं करता है। इसका मतलब यही हुआ कि प्रोग्राम के सबसे ऊपरी लाइन में हमको HTML लिखना पड़ेगा अगर हम HTML की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तब। हेड हमें इसलिए लिखना चाहिए, हेड सेकेंड टॉप मोस्ट टैग है जो कि आपको HTML के जस्ट नीचे लिखना चाहिए, और इसके अंदर हम हमेशा दूसरे लैंग्वेजेस के डिटेल्स लिखते हैं। अगर कोई दूसरा लैंग्वेज हम अपने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम यहाँ हेड का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। हेडर पार्ट कहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को हम, और इस हेडर पार्ट में हम हेडिंग इंफॉर्मेशंस इंक्लूड करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम इसमें चाहते हैं कि हम CSS का इस्तेमाल करें तो उसके लिए स्टाइल टैग हमें लगाना होगा, और स्टाइल टैग की मदद से हम यहाँ CSS रिलेटेड कोडिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, और जितना भी CSS से रिलेटेड कोड है वो हमको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ जावा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ जावा स्क्रिप्ट लिखना होगा। तो इस तरीके से अदर लैंग्वेजेस को जब हम अपने HTML के इसी प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं तब हम हेड का इस्तेमाल करते हैं। यह हेड इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे हेड मेरा खाली है, तो एक चीज है, टाइटल को आप चाहें तो हेड के अंदर डाल सकते हैं। टाइटल को आप चाहें तो हेड के ऊपर डाल सकते हैं। टाइटल को आप चाहें तो हेड के नीचे डाल सकते हैं। आप तीनों जगह हमें टाइटल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही बार, ऐसा नहीं कि 3 बार। लेकिन हेड को आप टाइटल में नहीं डाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। हेड अलग है, टाइटल अलग है। तो आमतौर पे लोग टाइटल को हेड के ऊपर या नीचे ही लिखते हैं, क्योंकि हेड जो है वो सिर्फ अदर लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने का जगह काम करता है। हेड तक क्लियर हुआ अभी? कंफर्म? पीछे अभी भी शॉप में। अब आते हैं टाइटल। ई क्या है और क्यों है? टाइटल टैग का काम ये होता है कि हम इसके अंदर जो भी वर्ड, सेंटेंस, स्ट्रिंग जो भी लिखे हैं वो हमको हमारे वेब ब्राउजर प्रोग्राम के टाइटल बार में दिखाता है। टाइटल बार में दिखाता है। हम कहना चाह रहे हैं जैसे ये हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट की ओर अगर हम देखें तो, एक मिनट, इसी से हट गया, ऐसा क्यों दिख रहा है? कोड में कुछ इधर उधर हुआ है, इसीलिए ये हटा हुआ है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ये पहले ऐसा नहीं था। बुरा तो अभी भी नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि सब एक लाइन में होता तो ज्यादा बेहतर होता। एक लाइन में नहीं। हाँ, तो हम यहाँ बता रहे थे टाइटल। आप इसके टाइटल में देखें ध्यान से, तो यहाँ लिखा हुआ मल्होत्रा कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और क्या था,
इन बिहार शरीफ विथ हाईली, और उसके बाद भी बहुत कुछ है, ये यहाँ दिख रहा है। देखते हैं क्या ये वहीं लिखा हुआ है कि कहीं और है। आप अगर इसमें गौर करें तो टाइटल ध्यान से देखिए, और ये टाइटल यहाँ हेड के अंदर लिखा गया है। इसमें और भी कई लैंग्वेजेस का हमने इस्तेमाल करा है, इसलिए और भी बहुत कुछ अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आप टाइटल को अगर देखें तो ये यही है। अगर हम इसको बदल दें तो ये टाइटल बदल जाएगा। तो सवाल है कि क्यों टाइटल में नाम ही क्यों देना है, क्या बेनिफिट है? एक तो हम इसे टाइटल में कुछ भी नाम देंगे, जो नाम देंगे वो दिखेगा, चलिए इतना हम जानते हैं, लेकिन क्या इसका कोई बेनिफिट भी है? तो हाँ, इसका बेनिफिट है, और वो बेनिफिट बड़ा बेनिफिट है। उदाहरण के तौर पे कोई एक शब्द बोलिए, कुछ भी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, पूरे यूनिवर्स से कुछ भी कोई एक शब्द बोलिए आप। एक शब्द बोलिए भाई। कंबोडिया। जरूरी नहीं था कि कंट्री का नाम आप बोलिए, आप कुछ भी, बस आप बोलिए, सिर्फ इतना ही जानना चाह रहे थे। अब जब हम कंबोडिया लिख करके सर्च किए तो हमारे सामने आया 91 करोड़ 30 लाख रिजल्ट इन 0.44 सेकेंड्स में। जहां तक हमारे नॉलेज की बात है, पता नहीं सही हो गलत हो, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कंबोडिया नाम की एक ही कंट्री है। फिर 91 करोड़ 30 लाख रिजल्ट क्यों? गूगल कैसे हमारे वेबसाइट को, मतलब 91 करोड़ 30 लाख रिजल्ट्स को दिखा पाता है, और वो भी कंबोडिया से ही रिलेटेड वेबसाइट्स। देखिए, जरूरी नहीं है कि कंबोडिया सिर्फ एक कंट्री हो। हम जानना चाहते हैं कंबोडिया नाम का कोई रेस्टोरेंट होगा कि नहीं, कोई पार्क हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अब जो कंबोडिया नाम का रेस्टोरेंट बनाया है, वो अपने टाइटल बार में क्या लिखेगा? कंबोडिया रेस्टोरेंट। अगर उसने अपने टाइटल बार में कंबोडिया रेस्टोरेंट लिखा है तो वो रिजल्ट भी इस लिस्ट में होगा। मतलब हम कहना ये चाहे कि जब कोई भी यूजर यहाँ पे कोई वर्ड टाइप करता है, उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं हार्ड डिस्क, तो गूगल का काम है कि वो जग गया वेब सर्वर में, ठीक, वहां देखा कि अरे बहुत सारा वेबसाइट है, बहुत सारा वेब पेज है, एक किसका किसका टाइटल में हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, हाथ खड़ा करो। हाँ, अब जितना का टाइटल में हार्ड डिस्क मिला, चाहे शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, या जैसे हो, हार्ड डिस्क क्या है, कौन सी चिड़िया है, उससे मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि किसके टाइटल में हार्ड डिस्क लिखा हुआ है। और जितना वेबसाइट का नाम आया या जितना वेब पेज का नाम आया, उस सब का सबको यहां पे दिखा दिया। नतीजा 1 अरब 49 करोड़ रिजल्ट। मतलब हम कोई ऐसी वेबसाइट बनाए हैं जिसमें हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ाए हैं, तो वो भी इस लिस्ट में दिखेगा। कोई हार्ड डिस्क वाली कंपनी है तो वो भी इस लिस्ट में दिखेगा। कोई हार्ड डिस्क बेचता है तो वो भी इस लिस्ट में दिखेगा। कोई हार्ड डिस्क का हिस्ट्री लिखे हुए है तो वो भी इस लिस्ट में लिखेगा। कोई हार्ड डिस्क पे जोक लिखे हुए है वो भी यहाँ दिखेगा। तो आप जब इसको नोटिस करें, और इसमें से रैंडम रैंडम हम कहीं चल जाते हैं, कोई पेज आप जिस पे बोलिएगा हम उस पे क्लिक कर देंगे,
हम कहीं पे क्लिक कर रहे हैं और उसमें से रैंडम हम किसी पे क्लिक कर दिए, जब ये खुलेगा तो इसका टाइटल बार पढ़ के देख लीजिए। बात समझे? हम तो रैंडम किसी पेज पे गए, ऐसा नहीं कि हम पहले से चॉइस रखे हुए थे कि आप आइएगा, ये आप हम दिखाएंगे, नहीं। तो इसके टाइटल में ये हार्ड डिस्क लिख करके रखा है, इसलिए ये हमको गूगल पे हार्ड डिस्क लिखने के बाद सर्चिंग में दिखा, चाहे जहां दिखा। मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। यानी दूसरे शब्दों में हम अगर कहें तो आप हमारे वेबसाइट्स को देखें, इसमें एक चीज है, क्या क्या है टाइटल बार में, कोई मल्होत्रा भी लिखेगा तो उस लिस्ट में हमारा वेबसाइट आएगा, चाहे जहां आए। कोई कंप्यूटर भी लिखेगा तो भी आएगा, कोई मल्होत्रा कंप्यूटर लिखेगा तो भी आएगा, कोई नंबर 1 लिखेगा सिर्फ तो भी आएगा, कोई इंस्टीट्यूट लिखेगा तो भी आएगा, कोई बिहार शरीफ लिखेगा तो भी आएगा। ये बात अलग है कि कहां पर आएगा, 1 नंबर में आएगा कि 1000वें नंबर पे आएगा कि 1,00,000वें नंबर पे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्यों आएगा? क्योंकि टाइटल में जो वर्ड हमने दे रखा है, जब कोई भी बंदा गूगल पे सर्च करेगा तो वो टाइटल के ही उस वर्ड को रीड करता है, टाइटल टैग में लिखे हुए वर्ड को, और उसी के कारण आपको सर्च में रिजल्ट डिस्प्ले करता है। हम उम्मीद करते हैं कि टाइटल टैग भी आप समझ गए होंगे। अभी तक हम आपको केवल इतना बताए हैं। इसमें कहीं से भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। नहीं, अब अगर आप इसमें इसके बावजूद कहीं गलती से भी डाउट में हैं और पूछ नहीं रहे हैं तो एक लाइन में अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि कुछ भी हो जाए, हम HTML का कोई भी प्रोग्रामिंग करें, ये 3 टैग हमको लिखना ही लिखना है, जिसमें HTML सबसे ऊपर ओपन करेंगे और सबसे नीचे क्लोज होगा। जहां से HTML प्रोग्राम शुरू हुआ और जहां पे क्लोज हुआ, बस HTML सबसे ऊपर ओपन हो, स्लैश होता है। ये तो पिछले ही क्लास में हम बताए थे कि पिछला मतलब ये पिछला नहीं, पहला क्लास में, कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, तो ये क्लोजिंग हुआ और ये ओपनिंग हुआ, तो ये सबसे ऊपर खोला जाएगा और सबसे नीचे बंद किया जाएगा। हेड यहीं पे खुलेगा और यहीं पे बंद हुआ। टाइटल, हाँ टाइटल के बारे में हमने बताया कि ये आप हेड के अंदर डाल सकते हैं, तो हेड के अंदर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इनको यहाँ देखने को मिला कि हेड से हेड ये रहा और टाइटल इसके अंदर है, और टाइटल के अंदर हमने जो लिखा वो टाइटल बार में दिखेगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हम हेड को टाइटल के अंदर क्यों नहीं डाल सकते? आप कोई बता सकते हैं? कोई भी? आंसर उतने में ही है जितना हम एक्सप्लेन किए उसी में छुपा हुआ है। हम हेड को टाइटल के अंदर क्यों नहीं डाल सकते? हाँ, अगर हम हेड को टाइटल में डाल दें तो क्या हो गया? तो लैंग्वेज नहीं यूज कर पाएंगे। हाँ? प्रोग्राम रन नहीं करेगा। प्रोग्राम तो हम कुछ नहीं लिखेंगे तब भी रन करेगा, ये तो हम पहले ही दिखा चुके। ये लिखने पर क्या होगा आप बताइए? आप HTML जानते हैं, इसलिए तो पूछ रहे हैं।
कि टाइटल के अंदर हम हेड लिखे हैं, अब क्या होगा? पक्का? फिर से सोचिए। वो 100% श्योर होगा। एरर, एरर नाम का कुछ वैसा सुने हैं, देखे हैं आप HTML में? कि एरर जनरेट हुआ, सी थोड़े हो रहा है भाई। तो नए दिमाग में काम किया। टाइटल का काम क्या है? हेडिंग में क्या दिखाता है? जो अंदर लिखा हुआ रहता है वो दिखाता है। अभी अंदर क्या लिखा हुआ है? कौन बोला? अभी अंदर हेड लिखा हुआ, हेड वेलकम, हेड क्लोज। कुछ समझ आया क्या? हाँ, ये टैग नहीं रहा, ये दिखा देगा, ये दिखा देगा। ये टाइटल हो गया, टाइटल हो गया मतलब, हाँ टाइटल हो गया मतलब टाइटल हो गया। टाइटल हो गया मतलब टाइटल हो गया। या कहने का मतलब, अगर ये वेबसाइट अगर अपलोडेड रहे तो कोई बंदा जब गूगल करेगा, जब गूगल करेगा और गूगल पे लिखेगा हेड कि इसके बारे में जानना है, तो इस लिस्ट में ये वेबसाइट मिलेगा, चाहे जहां मिले। अभी भी कम थोड़े है, देख लीजिए। देखिए इसमें हेड है लिखा हुआ, लेकिन ऐसे ही है, टैग के रूप में नहीं, लेकिन है। बात समझ में आया? तो हेड अंदर नहीं लिख सकते, और अगर अंदर लिखने की गलती की है टाइटल के अंदर, तो ये तो टाइटल बन गया। अब अंदर आप कोई दूसरा लैंग्वेज लिखने की गलती की है, तो वो सब का सब टाइटल बन गया, वो लैंग्वेज में काउंट नहीं होगा। तो इस ये इसलिए हेडर पार्ट हमेशा हम ऐसे लिखते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हेडर पार्ट का हिस्सा है और अंदर कोई दूसरा लैंग्वेज भी डालना होगा तो हम डालेंगे। ये बात हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कौन सा चीज कैसे लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा हुआ क्या है इससे फर्क पड़ता है। मतलब हम ही चाहें तो सब का सब एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चौथा और इम्पोर्टेंट टैग, अभी तक ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीनों क्या, ये चारों जितना टैग हम लिखे हैं ये आपको हर प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। एक सवाल, कोई ऐसा प्रोग्राम बताइए जिसमें ये चारों लिखना कंपलसरी ना हो। इन शॉर्ट, अगर चारों लिख दिए तो प्रोग्राम में काम नहीं करेगा। जो जो HTML पढ़े हैं उनसे ये सवाल है मेरा कि कोई ऐसा प्रोग्राम HTML का बताइए जिसमें अगर आपने ये चारों लिख दिया या चारों इस्तेमाल कर दिया तो वो प्रोग्राम ही रन नहीं करेगा, वो प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आएगा ना। HTML हेड टाइटल बॉडी सब रहता है। क्या, कौन सा लाइन यूज कर रहे हैं जी? बचकाना लाइन है। हाँ, नहीं लैंग्वेज में नहीं भाई, HTML का कोई एक प्रोग्राम आपके दिमाग में है कि भाई उसमें ये चारों इस्तेमाल नहीं करना है? अगर कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं है ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें बॉडी यूज नहीं करना होता। अगर आप यूज कर दिए
तो बाकी जो काम होना था नहीं, वो प्रोग्राम है फ्रेम सेट। अगर हम फ्रेम सेट का इस्तेमाल अपने HTML प्रोग्रामिंग में करते हैं तो बॉडी उसमें यूज नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का हुआ, अगर आप नहीं समझे तो, कि हमको तय है कि अभी हम आगे फ्रेम सेट यूज करेंगे, तो फ्रेम सेट यूज करिएगा तो बॉडी यूज नहीं करना है। उसका रिलेटिव हो इसलिए वो उसमें कई सारा बॉडी होता है, इसलिए वो अकेला बॉडी यूज नहीं करेगा। अब क्या होता है, कैसे होता है, बात की बात है। फिलहाल आप लोग ये जानिए कि HTML के किसी भी प्रोग्राम में हमको ये तीन के साथ साथ एक टैग और, जो कि बॉडी टैग है, उसका भी इस्तेमाल करना ही करना है। बॉडी टैग क्या होता है और इसका काम क्या है? बॉडी मतलब HTML का जो पेज, जो URL का पेज खुला आपका, ये पूरा उसी को बॉडी कहते हैं। और बॉडी में चाहे कोई भी एलिमेंट आप लाएं, मतलब बाकी सब चीज को हम एलिमेंट कहते हैं। हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, वो एलिमेंट हुआ, पैराग्राफ दिए एलिमेंट हुआ, हेडिंग दिए एलिमेंट हुआ, टेबल लाए एलिमेंट हुआ, म्यूजिक लाए एलिमेंट हुआ, लाइन खींचे एलिमेंट हुआ, इमेज लाए एलिमेंट हुआ। ठीक, तो हम अपने प्रोग्राम में कोई भी एलिमेंट अगर इंसर्ट या कॉल, इंक्लूड कुछ भी करना चाहते हैं तो बॉडी यूज करना ही करना। अब जाहिर सी बात है, हम प्रोग्राम लिख ही इसलिए रहे हैं ताकि वेब पेज में बहुत सारा कंटेंट रहे, बहुत सारा एलिमेंट रहे। इसका मतलब है कि हमको तो बॉडी हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करना ही करना है। तो अगर जो लोग इतना देर तक में भी कुछ ना समझ पाए हों, वो अभी फिलहाल इतना समझिए कि कोई भी प्रोग्राम हो HTML का, चाहे कोई भी प्रोग्राम, कल के डेट में एक लाइन का आप कुछ लिखें या 1 करोड़ लाइन का कुछ लिखें, ये जितना हम अभी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं इतना आपको लिखना पड़ेगा। और जितना जो मेन प्रोग्राम होगा वो बॉडी से लेकर के बॉडी क्लोजिंग के बीच में ही आप लिखेंगे। बाकी इसके ऊपर ये फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी होगी और नीचे ये क्लोजिंग ये भी पूरा करना होगा। क्यों करना होगा, ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। एनीथिंग? नहीं। अब आते हैं हम बॉडी पे। बॉडी पे क्या, अभी पहले कुछ बेसिक टैग। नीचे हमने पिछले क्लास में एक प्रोग्राम जो आपको दिया था उसमें हमने लिखा था कि H1 और एक वर्ड दिए थे, फिर हम H1 क्लोज किए थे। तो आपको इसके आउटपुट में क्या देखने को मिला था कि यही वेलकम आपको ऊपर दिखाई दिया था। और अगर आपने गौर करा होगा तो इसका साइज बड़ा है, देखिए ये सब टेक्स्ट से के मुकाबले तो बड़ा है। हाँ, तो ये क्यों बड़ा है? यहाँ H का मतलब हेडिंग होता है और 1 का मतलब सबसे बड़ा साइज होता है। कुल मिलाकर के 6 प्रकार के हेडिंग होते हैं HTML में। अब HTML में क्या, जनरल लाइफ में भी थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बाहर से न्यूज़पेपर लाइए, कोई दिक्कत, बस न्यूज़पेपर होना चाहिए। लाइए, ये देखिए ऊपर, अरे देखिए ना, ये क्या है? हेडिंग है, हेडिंग है ना। अच्छा, ई क्या है? हेडिंग है। ई क्या है?
हेडिंग है। ई क्या है? हेडिंग है। ये क्या है? हेडिंग है। अब सवाल इतना है कि सब भी हेडिंग है। हाँ, तो सब तो हेडिंग है ही, तो फिर सबका साइज ई जो अलग अलग हुआ, तो हाँ अलग अलग साइज का हेडिंग है। अलग अलग साइज का हेडिंग हो सकता है, होता है। अब कोई बड़ा हेडिंग है तो उसके अंडर में कोई छोटा हेडिंग का भी जरूरत आपको पड़ेगा, पड़ सकता है। जैसे यहाँ ये भी हेडिंग है और उसके अंदर छोटा सा भी हेडिंग है। तो आपके कंटेंट के हिसाब से, जिस साइज के हेडिंग की आपको आवश्यकता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ 6 हेडिंग ऑफर करे जाते हैं, जिसमें H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है और H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है। ठीक, ये फॉन्ट का रिवर्स है। अभी तो हमने आपको फॉन्ट नहीं बताया है, लेकिन फॉन्ट में जब आप साइज पढ़ रहे होंगे तो फॉन्ट ना यहाँ 18 19 20 नहीं होता है। यहाँ 18 19 20 नहीं होता है फॉन्ट। यहाँ फॉन्ट के 7 साइज हैं। जैसे हेडिंग 6 टाइप का होता है, फॉन्ट का साइज 7 है, और 7 में एक सबसे छोटा साइज होगा और 7 सबसे बड़ा साइज होगा। अगर नहीं समझे आप तो हम समझा देते हैं, फिर भी समझ गए ठीक है कि ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। और एक चीज और करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं हम, और पैराग्राफ में लिखते हैं कि इसका फॉन्ट साइज होना चाहिए 1, कुछ भी लिखे हैं हम, ये हो गया 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 ई, ताकि स्क्रीन पे आपको पहचानना आसान हो जाए 7 मतलब कितना बड़ा। अच्छा, 1 2 3 4 5, हम कह रहे हैं कि ये दिखेगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको समझना आसान होगा। समझना का मतलब, अभी पता चल गया कि ये H1 है, भाई ये H1 है, 1 लिख दिए थे तो आपको पता है। तो ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, 3 है, 2 है, ये 1 है। अब फॉन्ट साइज में 1 देते हैं तो इस साइज का होगा, 2 देते हैं तो इस साइज, 3 इस साइज, तो कुल मिला के 7 फॉन्ट साइज यहाँ होते हैं, जिसमें 7 सबसे बड़ा और 1 सबसे छोटा होता है, और कुल मिला के 6 हेडिंग यहाँ होते हैं, जिसमें 1 सबसे बड़ा और 6 सबसे छोटा होता है। हेडिंग और फॉन्ट में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि हेडिंग जब भी आप टैग इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये नया लाइन से ही शुरू होता है। ऑटोमेटिकली ये नया लाइन से, नया पैराग्राफ से ही शुरू होता है हर बार, और ये खुद से बोल्ड होता है, इसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। जैसे हेडिंग, हेडिंग आप अगर गौर करिए तो देखिए फॉन्ट साइज जैसा लिखा हुआ है वो बोल्ड नहीं है, लेकिन हेडिंग वाला टेक्स्ट देखिए चाहे कितना भी छोटा हो वो बोल्ड है। अच्छा, अब देखिए कि ऊपर जितना लाइन लिखा हुआ है सबका सब अलग अलग लाइन में है,
हमने लाइन तोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे कोई टैग इस्तेमाल किया है लाइन तोड़ने के लिए, लेकिन सब लाइन टूटा हुआ है। नहीं समझे? हम जान रहे हैं कि आप नहीं समझे, चलिए समझिए। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये हम ऐसे भी लिख दें तो भी ये अलग अलग लाइन में आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है अलग अलग लाइन में? क्योंकि हेडिंग का रूल है, और वो रूल ये है कि आप जहां पर भी नया हेडिंग दिए, मतलब जो आगे लिखाया है वो नए लाइन में लिखाएगा, सेम लाइन में नहीं लिखाएगा। जबकि फॉन्ट के केस में तो हम यहाँ पैराग्राफ यूज किए हैं ना। पैराग्राफ का मतलब भी क्या होता है? नया लाइन तो आ ही जाएगा ना। अगर हम यहाँ पैराग्राफ को हटा दें, अगर हम पैराग्राफ को हटा दें और अब इसको हम चेक करें तो एक के लाइन में ना आ गया। जबकि हेडिंग में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि पैराग्राफ नहीं भी है तो भी ये नया पैराग्राफ में लिखा रहा है। हम यही चीज तो कह रहे थे कि हेडिंग हमेशा नए लाइन से शुरू होता है, और पैराग्राफ भी हमेशा नए लाइन से शुरू होता है। पैराग्राफ में जो चीज लिखते हैं वो बोल्ड नहीं रहता है, हेडिंग में जो चीज लिखते हैं वो बोल्ड रहता है। फॉन्ट साइज तो सिर्फ फॉन्ट का साइज डिफाइन करने के लिए है, और सबसे छोटा साइज अब 1 और सबसे बड़ा साइज अब 7, हाँ 7 यूज कर सकते हैं। देखिए पानी का बोतल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। कोई इसको अच्छा एक चीज और देखिए, हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कर दिए, और हम यहाँ आके देखते हैं यहाँ ये चेंजेस नहीं हुआ। आपने बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यहाँ ये चेंजेस नहीं हुआ, का है? पक्का है ना? चेंज कर दिए है ना? नहीं हुआ। अच्छा फिर से सेव करना था, एक मिनट। हम सेव कर दिए, कंट्रोल एस। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं आप, फाइल में सेव, सेवेज नहीं, फाइल में सेव, पक्का है ना? सेव कर दिए, चेंजेज नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? अभी तक तो होते आया। हम्म, हाँ कोडिंग दिखा देते हैं। लीजिए एक ही जगह रख देते हैं ताकि हमको बार बार टेंशन ना हो, दिखाना ना पड़े। कोडिंग सही है, कोडिंग में कोई घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि कोडिंग तो कोई मिनिस्टर है नहीं। फिर ऐसा कैसे? नहीं समझे? नहीं समझे? हम क्या बताए इंट्रो में? बताए ई कि जब हम इसको खोलते हैं, इस फाइल को खोलते हैं, तब उसी वक्त वेब ब्राउजर प्रोग्राम हमारे पूरे कोड को रीड करता है और रिजल्ट को जनरेट करता है। कब? एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, एट द टाइम ऑफ
ओपनिंग रिजल्ट को जनरेट करता है। तो ओपनिंग में करेगा तब पहले ओपन करेंगे तब ना, फिर से ओपन करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा तभी ना रिजल्ट जनरेट होगा। अगर हम फिर से ओपन नहीं किए हैं क्या, अच्छा तो बोलना चाहिए था। ये देखिए पहले से ओपन किया हुआ है ना, ये हम अभी ओपन करेंगे तब रिजल्ट जनरेट होगा। मतलब एक चीज तो आपको ये समझ आ गया कि हम कोई भी बदलाव लाएंगे, कोई भी चेंजेस करेंगे, चाहे वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, एक डॉट का चेंजेस क्यों ना हो, हमको इसको सेव करना पड़ेगा। सेव किए बिना ये चेंजेस सेव नहीं होगा। और दूसरा चीज कि उसके बाद फिर फाइल को फिर से ओपन करना पड़ेगा। अब कहीं बड़ी तकलीफ है, नहीं तकलीफ लगता है, मिनिमाइज करो ओपन करो, तो जो पहले से ओपन है उसको रीलोड कर दीजिए। रीलोड करने के लिए रिफ्रेश यानी F5, हो गया, हो गया। अगर पहले से आप खोल के रखे हुए हैं तो रिफ्रेश करना पड़ेगा प्रेजेंट आउटपुट मतलब करेंट आउटपुट देखने के लिए। अदरवाइज ये जो दिखा रहा है ये पुराना आउटपुट दिखा रहा होगा आपके स्क्रीन पे, पहले जितना था। बात समझ रहे हैं? या तो आप F5 करिए, रीलोड करिए यहां से राइट क्लिक करके, या कंट्रोल R करिए, आपको ये करना पड़ेगा तभी रीलोड होकर के फ्रेश आउटपुट देगा। अदरवाइज पुराना आउटपुट दिख रहा है, आप उधर कितना ही बदल दीजिए पुराना ही दिखते रहेगा। एक बात और, थोड़ा सा हम और कंफ्यूज हैं, पता नहीं कैसे परेशानी हो जाता है, बार बार हम भी, मेरे साथ होता है। इसको जब हम खोलते हैं तो ये ऐसा तो खुल गया, अब हमको इसको बदलने का मन है, कैसे बदले? कोड जिसमें लिखे थे ना वो बंद कर दिए, जिसमें लिखे थे वो बंद कर दिए। कि खुला हुआ है नोटपैड, बंद हो गया ना। अब अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कहना है कि जो फाइल है इस पे राइट क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन, यहाँ तो ढेर ऑप्शन दे रहा है, ओपन विथ करेंगे और ओपन विथ नोटपैड करेंगे। ऐसे हम डबल क्लिक करेंगे तो कहाँ खुल जाएगा? वेब ब्राउजर प्रोग्राम में खुलेगा। हाँ, चाहे क्रोम है तो क्रोम, एज है तो एज, या कोई और प्रोग्राम है तो उसमें। तो हम चाहते हैं ऐसा कि नोटपैड में खुले, तब हम इसको नोटपैड में खोलते हैं। और जब नोटपैड में खोलते हैं तो नोटपैड तो इससे मतलब ही नहीं है कि ऊपर HTML लिखे थे कि DTML लिखे थे, भाई जो लिखे थे वही लिखा हुआ चीज ही दिखाता है। ये तो टेक्स्ट एडिटर है, ब्राउजर तो है नहीं कि रीड करके आउटपुट दे। जबकि ये क्रोम जो है वो रीड करके आपको आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। और ये रिजल्ट नहीं, सीधे जो प्रोग्रामिंग था आपको ये प्रोग्रामिंग दिखा देता है। साथ ही साथ जो आपको एडिट करना है, जो चेंज करना है वो आप कर कर पाते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब देखते हैं हम ये सब जितना अभी तक आपने इस्तेमाल किया, नहीं एक चीज तो ज्यादा इस्तेमाल करवा दिए। खैर, इसको कहते हैं टैग। ये सब क्या हो गया? टैग। एक तो अजीब टैग नहीं दिखा, बड़ा अजीब टैग ऐसे, हाँ साइज कुछ ऐसे कर दिए हैं। अभी तक तो हम टैग ऐसे ही जानते थे, टैग मतलब ऐसे ऐसे, बस लेस देन से खोला, ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन से खोला, लेस देन पे बंद, इन दोनों के बीच में जो वर्ड है। तो इसको हम पढ़ते हैं HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, टाइटल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग।
H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग, ई। हाँ तो समझिए, फॉन्ट साइज टैग नहीं बोलेंगे, सिंटैक्स नहीं, साइज टैग भी नहीं बोलेंगे। अब समझिए क्या इसका सिंटैक्स होता है कि हम पहले जो लिखते हैं पहला वर्ड वो है टैग, दूसरा वर्ड जो है वो है एट्रीब्यूट्स, और इक्वल टू ये जो है इसको कहते हैं वैल्यू। अगर कोई और एट्रीब्यूट्स है तो फिर लिखते हैं एट्रीब्यूट्स, फिर उसके अंदर हम लिखते हैं वैल्यू, फिर कोई और एट्रीब्यूट्स है तो वो हम यहाँ लिखते हैं, फिर उसका वैल्यू लिखते हैं। मतलब जब इसको पढ़ना होगा तो टैग किसको पढ़ेंगे आप, पहला वर्ड को, तो ये कौन सा टैग है, फॉन्ट टैग है। ये कौन सा टैग हुआ, ये फॉन्ट टैग हुआ, और इसका एट्रीब्यूट्स क्या हुआ, साइज टैग नहीं भाई, साइज, साइज एट्रीब्यूट्स, फॉन्ट टैग का साइज एट्रीब्यूट्स, और ये वन क्या हुआ, उसका वैल्यू हो गया। इससे ये भी पता चला कि अच्छा एक टैग का बहुत सारा एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, सो ऑन। जैसे ये साइज था, दूसरा एट्रीब्यूट्स हम एक एग्जांपल के तौर पे कर दे रहे हैं कलर, ये भी एक एट्रीब्यूट्स हुआ, और अब इसका नहीं हुआ जी रेड, हाँ रिफ्रेश, अब रेड हो गया। तो इसमें आपको देखने को ये मिला कि हम किसी भी टैग में, तो किसी भी टैग में मतलब हर टैग में नहीं, वो टैग हम ही बताएंगे कि कौन से टैग में कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टैग का एट्रीब्यूट्स जो है वो फिक्स्ड है कि इस टैग के साथ आप इस एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं, इस टैग के साथ आप इस एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। अरे वैसे ही जी कि केला को लीटर में नहीं ना बेच सकते, दर्जने में ना बिकेगा, अरे तो हम लीटर, हम इसीलिए तो उदाहरण दिए कि केला लीटर से नहीं ना बिकेगा, दर्जनों किलो से ही बिक सकता है। तो ये तय है पहले से कि ये चीज के साथ क्या क्या यूज हो सकता है। अब कुछ और बेसिक रूल समझिए, कोई भी टैग हो, पूरे HTML का कोई भी टैग हो, उसमें स्पेस नहीं होता है। मतलब इसमें स्पेस नहीं होता है, नहीं होता है। अगर आप ऐसा करिएगा तो ये गलत होगा, नहीं करेगा, रन करेगा, रिजल्ट इसका नहीं आया, इसका रिजल्ट नहीं आएगा, और रन नहीं करेगा वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, हर हाल में रन होगा ही होगा। गलती का ऑप्शन इससे होता है, ऐसे दिखा दे, इसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो है वो आपको देखना है। तो कोई भी टैग हो, अगर सुनने में कभी कभी एहसास हो ना, अंदर से फीलिंग आए कि अरे इसमें तो स्पेस होना चाहिए, तो भी नहीं होगा। हम एक उदाहरण दे देते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, हम कहते हैं पावर बैंक, ये नहीं होता है लेकिन समझाने के लिए हमने ऐसा वर्ड लिया, तो सुनने में अंदर से नहीं लग रहा है कि अरे पावर ऐसे होना चाहिए, अब बैंक कैसे होना चाहिए, तो नहीं, जैसे ही हम ऐसे किए तो टैग कौन बचा, ये वाला, और ये क्या बन जाता है, एट्रीब्यूट्स। इसलिए टैग कोई भी हो, अगर वो टैग है ना तो उसमें स्पेस नहीं होता है। स्पेस अगर आपको फील हो भी तो नहीं देना है, ये हमसे नहीं पूछेगा कि सर यहाँ स्पेस होगा, आप खुद ही जान जाइए कि नहीं मतलब नहीं होगा, चाहे कोई भी टैग हो। ठीक, कोई भी एट्रीब्यूट्स हो उसमें भी स्पेस नहीं होता है,
हाँ, टैग के बाद एक स्पेस होगा। अगर आप एट्रीब्यूट्स देना चाहते हैं तो टैग के बाद एक स्पेस होगा, लेकिन एट्रीब्यूट्स में स्पेस नहीं होगा। मतलब अगर मान लेते एक उदाहरण, हम कहते हैं ये जो है ना, ये बॉर्डर कलर, सुनने में बच्चा बच्चा को पता है कि भाई बॉर्डर अलग चीज को कहते हैं, कलर अलग चीज को कहते हैं, हम बॉर्डर कलर बोल रहे हैं, तो ये कम से कम ऐसे तो लिखता। लेकिन अगर आपने ऐसे किया तो ये गलत हो गया। आपको अगर एट्रीब्यूट्स ये अगर बताया गया, ऐसा नाम आप सुने कि जिसमें सुन करके लग रहा है कि ये इस एट्रीब्यूट्स में ना स्पेस तो होना चाहिए था कम से कम एगो, तो नहीं, अपना फीलिंग पे मत जाइए। रूल यही है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई स्पेस नहीं होगा, बस टैग और एट्रीब्यूट्स के बीच में स्पेस होगा। एट्रीब्यूट्स के बाद एक इक्वल टू का साइन होता है और उसके बाद उसकी वैल्यू होती है। तो एट्रीब्यूट्स के वैल्यू में भी स्पेस नहीं होगा। अगर कभी सुनने में ऐसा लगता है कि बॉर्डर कलर लाइट येलो, तो सुनने में तो सबको लग रहा है लाइट येलो, दो वर्ड फील हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा फील हो तब भी मत सोचिए, स्पेस के बिना लिखना है यहाँ वैल्यू को भी, मतलब टैग भी बिना स्पेस के, बॉर्डर इसका एट्रीब्यूट्स भी बिना स्पेस के, और इसका वैल्यू भी बिना स्पेस के। बाकी बात ये रह गया कि टैग के बाद एक स्पेस देना जरूरी है ताकि वैल्यू को एट्रीब्यूट्स को सेपरेट करा जा सके, और उसके बाद इक्वल टू का साइन और फिर वहां वैल्यू। अब है कि किसी किसी केस में आपका वैल्यू ही ऐसा होता है जिसमें स्पेस देना आपकी मजबूरी होती है, जिसमें स्पेस देना आपकी मजबूरी होती है। ऐसा भी केस आपको लाइफ में झेलना पड़ेगा कि आपको स्पेस देने देना है। तब एक चीज और, आप स्पेस दे सकते हैं वैल्यू में अगर वैसा मजबूरी आया तो, लेकिन रूल ये है कि इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। ऐसे साइंटेक्स भी यही कहता है कि वैल्यू कोई भी लिखिए, आप उसमें इन्वर्टेड कॉमा डालिए। ठीक है, रूल तरीका सब यही है। लेकिन अगर आप नहीं भी डालते हैं तो वो काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इवन ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह काम हो जाएगा उससे भी, अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं भी डाले हैं तो। लेकिन कब तक ऐसा हो सकता है? जब तक वैल्यू में कोई स्पेस ना हो। अगर गलती से कोई ऐसा वैल्यू है जिसमें स्पेस है तो समझिए आपको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना पड़ेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है?